इस सपेरन ने जब से मेरे घर में कदम रखा है तब से एक दिन भी मैंने चैन की घंटी न बजाई। पहले दादी सास को खा गई और अब मेरे बेटे को। जाने हम सबको खाकर ही मानेगी क्या ये मनहूस। सुलोचना जी एक एक करके अपनी जवान विधवा बहू पर अपशब्दों के तीर छोड़े जा रही थी और वो बेचारी चुपचाप रसोई में भांजी राध रही थी। सुलोचना चुप करो, वो बेचारी तो खुद ही समय की मारी हुई है। पहले दुर्घटना में माँ बाप चले गए और अब शादी के 1 साल में ही उसने अपना पति खो दिया। उसे 2 शब्द प्यार के कहने के बजाय तुम उसके जख्मों पर नमक छिड़क रही हो। आपको कहाँ से बेचारी दिख गई? ये तो डायन है, जिसकी जिंदगी में भी जाएगी उसे खाकर ही मानेगी। अब राधिका के सबर का बांध टूट चुका था। राधिका अपने दुपट्टे से मुंह को दबाकर रोती हुई कमरे की तरफ दौड़ी। अरे भगवान चुप हो जा, भगवान से तो डर। ज्ञानेंद्र जी ने किसी तरह अपनी पत्नी सुलोचना जी को चुप कराया। थोड़ी देर में राधिका अपना सूटकेस लेकर बाहर निकली। राधिका बेटा तुम कहीं जा रही हो? ज्ञानेंद्र जी ने राधिका से पूछा। हाँ पापा जी। कहाँ बेटा? ये तो नहीं पता, पर ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस घर पर कोई मुसीबत आए। मुझ मनूस का साया भी इस मंदिर जैसे घर पर नहीं पड़ना चाहिए। इतना सुनते ही सुलोचना जी ने एक लंबी सांस खींची और आसमान की तरफ देखकर मन ही मन ऊपर वाले का शुक्रिया किया। नहीं बेटा, मैं तुम्हें ऐसे कहीं नहीं जाने दे सकता। तुम मेरे बेटे की अमानत हो। तुमने बहू बनकर इस घर में लाया था, अब बेटी बनाकर विदा करने की मेरी जिम्मेदारी है। इच्छा तो मेरी ये थी कि तुम्हारी शादी करण से कर दूं, मगर ये हरामखोर तुम्हें इस घर में जीवन भर चैन से नहीं रहने देगी। सुलोचना जी की तरफ गुस्से भरी नजरों से देखते हुए ज्ञानेंद्र जी ने बोला। कुछ ही दिनों में ज्ञानेंद्र जी ने एक अच्छा घर और एक अच्छा लड़का देखकर राधिका की शादी कर दी। सुन रहे हो क्या जी? बाजपुर वाली जीजी का फोन आया था। हमारे करण के लिए एक रिश्ता भेजा है। अपने माँ बाप की इकलौती लड़की है और देखने में तो कतई हेमा मालिनी लगती है। और पता है, 50 लाख तो उसका बाप नगद देने को कह रहा है। पैसे पर मत मरी जा, कुछ लड़की के बारे में भी पता कर ले। लो जी, पता करने वाली क्या बात है? जीजी की तो रात दिन की देखी हुई लड़की है। कह रही थी बड़ी सीधी सादी और संस्कारी लड़की है। फोटो देखकर तो हमारा करण कति लट्टू हो गया उस पर। बताओ, जीजी से हाँ बोल दूं? जैसे तुम्हारी माँ बेटे की इच्छा, अब मैं क्या बोलूं। निहारिका करण की दुल्हन बनकर घर आ गई। पूरे मोहल्ले में निहारिका की खूबसूरती के चर्चे हो गए और दहेज देखकर तो सुलोचना जी खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। खुशी खुशी में कुछ दिन तो सुलोचना जी ने बहू की खूब सेवा की, मगर बूढ़ी हड्डियां कब तक साथ देती। सर्दियां आते ही सुलोचना जी का शरीर जवाब देने लग जाता। सुलोचना जी उम्मीद करती कि राधिका की तरह निहारिका भी सुबह 5 बजे ही चाय का गिलास उनके हाथ में पकड़ा दे, मगर यहाँ तो उल्टा हो रहा था। सुलोचना जी ही निहारिका के कमरे में चाय पहुंचाती। बहू सुबह में थोड़ा जल्दी उठ जाया कर, मेरी रसोई में कुछ मदद करवा दिया कर, अब मुझसे ज्यादा काम ना होता। सुलोचना जी ने निहारिका के पास बैठते हुए बोला। देखिए मम्मी जी, मेरे पापा ने इतना दहेज इसलिए नहीं दिया कि उनकी बेटी आपके घर का चौका बर्तन करे। अगर आपको ऐसा लगता है कि अब आपसे काम नहीं होता तो आप और पापा जाकर वृद्धाश्रम में रहिए। मैं अपना और अपने पति का खुद देख लूंगी। तो बहू, तेरी नजरों में मेरी एक नौकरानी जितनी हैसियत है। अगर काम नहीं होता तो घर से निकाल देगी। सुलोचना जी ने निहारिका को आंखें दिखाते हुए बोला। आंखें नीची करके बात करिए मम्मी जी, अभी अपने पापा को एक फोन करूंगी और आप जेल में चक्की पीसती नजर आएंगी। सुलोचना जी का गुस्सा पल भर में शांत हो गया। सुलोचना जी चुपचाप आकर पलंग पर बैठ गईं। क्या हुआ सुलोचना, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही? ज्ञानेंद्र जी ने सुलोचना जी से पूछा। सोच रही हूँ अगर राधिका की करण से शादी कर ली होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता, बोलकर सुलोचना जी फूट फूट कर रो पड़ी। मगर सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने से क्या ही होता है। ऐसी पारिवारिक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।